सभी, दिस इज आयशा चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट स्टॉप ऑन ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आपकी हिस्ट्री एजुकेटर आपका एक बार फिर स्वागत करती हूं हमारी टू द पॉइंट सीरीज में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं बोर्ड के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 किंग फार्मर्स एंड टाउन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। तो अगर बात करी जाए मौर्यन एम्पायर की, तो हम सभी जानते हैं कि 321 BCE में मौर्यन एम्पायर की शुरुआत करी गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, उन्होंने मौर्यन एम्पायर को चाणक्य या आप जिसे कौटिल्य भी बोल सकते हैं, उनके साथ उन्होंने इस एम्पायर की शुरुआत करी। अब इसमें अगर हम देखें तो इनकी हेल्प से सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नंद डायनेस्टी के धनानंद को हराकर मगध का एरिया जो है वो यहाँ पर कैप्चर करते हैं। और उसके बाद जो ग्रीक रूलर्स हैं, जो सेल्यूकस निकेटर, उन्हें हराने के बाद वो बेसिकली ये जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है वो मौर्यन एम्पायर में मिला लेते हैं। अब इसके बाद आए इनके बेटे, और वो थे कौन? वो थे बिंदुसार। तो 297 BCE में जब चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार रूल करने के लिए आते हैं, तो इन्होंने मौर्यन एम्पायर में जो सदर्न टेरिटरीज आप अगर देखेंगे, तो जो सदर्न का जो किंगडम है, जिसमें अगर आप देखें तो कावेरी रिवर तक जो है वो उन्होंने मौर्यन एम्पायर का एक्सपांशन किया। अब बाद में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक प्रोविंस जो कि मौर्यन एम्पायर में नहीं मिल पा रहा था, वो था कलिंग का इलाका। और जो साउथ में जो चीफडम थे, यानी कि चोला चेरा पांड्या, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे थे। तो अगर हम बात करें तो आगे 268 BC में जब अशोक राजा बनते हैं, तो अशोक के राजा बनने के बाद इन्होंने कलिंग पर विजय करके, कलिंग को जीतकर अपने पूरे मौर्यन एक्सपांशन को जो था वो कंप्लीट किया। और यहां से मौर्यन एम्पायर को अगर हम देखें तो वो इंडिया में है ना, नॉर्थ अगर आप देखें तो हिंद कुश माउंटेन से लेकर साउथ में कावेरी नदी तक ये पूरा की पूरा एम्पायर फैल चुका था। बट अब बात आती है कि उस समय पर जब इतना बड़ा एम्पायर है तो आखिरकार इसे एडमिनिस्टर कैसे किया गया? और इसका जवाब हमें मिलता है कि मौर्याज ने इस पूरे रीजन को एडमिनिस्टर किया विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसलिए भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद के अगर आप जितने भी एम्पायर्स देखेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें गुप्ता एम्पायर्स की, हर्षवर्धन एम्पायर की, तो वहां पर फ्यूडलिज्म आ चुका था, जहां पर उन्होंने पावर को डिसेंट्रलाइज किया। लेकिन वहीं पर अगर आप मौर्यास की बात करेंगे तो अगर आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर उन्होंने रूल किया हुआ है, और उसके साथ साथ पूरे एम्पायर को उन्होंने सेंट्रलाइज तरीके से रूल किया हुआ है। अब ये क्या है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम देखते हैं। तो अगर बात करी जाए तो मौर्यास के समय पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके 3 मेन एलिमेंट्स हुआ करते थे। सबसे पहले होते थे किंग, उसके बाद थे आर्मी, और उसके बाद थे प्रोविंस। जहां पर जो एम्परर हैं, जो किंग हैं, उन्होंने अपने पूरे के पूरे एम्पायर को 4 अलग अलग प्रोविंसेस में बांट के रखा हुआ था। और जो सेंटर रीजन था वहां पर एम्पायर खुद, मतलब एम्परर जो है वो खुद बैठकर क्या करते थे? रूल करते थे। तो अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें तो इनका जो नॉर्दर्न प्रोविंस था, जिसे ये कहते थे उत्तर पथ, उसकी कैपिटल जो थी वो तक्षशिला थी। वहीं पर अगर हम इसके सदर्न प्रोविंस की बात करें, जिसे सदर्न या दक्षिणापथ भी कहा जाता था, उसकी कैपिटल सुवर्णगिरी थी। ईस्ट के एरिया की बात करी जाए तो इसे ईस्टर्न या प्राच्यपत्य भी कहा जाता था, जिसकी कैपिटल तौशाली या कलिंग हुआ करती थी। और वेस्टर्न यानी कि अवंतीपथ की कैपिटल उज्जैन हुआ करती थी। अब ये सभी प्रोविंस जो हैं वो जनरली प्रिंस जो होते हैं, है ना, या आप बोल लीजिए कि जो किंग के भाई या रिलेटिव हुआ करते थे, वही जो है यहाँ पर गवर्नर बनाए जाते थे। फर्दर इन प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाता था डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस के बेसिस पर, जहां पर अलग अलग रूलर्स जो हैं वो इन्हें एडमिनिस्टर किया करते थे। और इसके बेसिस पर पूरा की पूरा एम्पायर जो है वो यहाँ पर चलता था। साथ ही साथ जो एम्परर हैं वो यहाँ पर पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाकर उसे सेंट्रल प्रोविंस की तरीके से रूल करते थे। और सारे अलग अलग प्रोविंस में जो भी एक्टिविटीज होती थी वो मगध के तरफ, यानी कि पाटलिपुत्र में आकर मेजर डिसीजंस लिए जाते थे। और एम्परर के ही सारे डिसीजंस यूनिफॉर्मली सारे प्रोविंसेस में इंप्लीमेंट करे जाते थे। इस तरीके से मौर्यन एम्पायर ने अपना कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे एक फिजिकल फॉर्म दिया हुआ था। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मौर्यन एम्पायर के ये सभी जो कैपिटल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी सेंटर्स जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का यहाँ पर पार्ट हुआ करते थे। जैसे कि अगर आप इस मैप में देखोगे तो जो आपको रेड कलर से लाइन नजर आ रही है, ये रेड कलर लाइन जो है ये यहाँ पर ट्रेड रूट को बता रही थी। तो सभी सेंटर्स जो हैं उनकी काफी स्ट्रैटेजिकली लोकेशन को फाइंड किया गया और उसके बाद जो है उन्हें यहाँ पर लोकेट किया गया। जैसे अगर हम बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन जो है वो वेस्टर्न ट्रेड रूट पर था। तक्षशिला की अगर हम बात करें तो वो ईस्टर्न ट्रेड रूट पर आपको मिल जाएगा।
सुवर्णगिरी, यहाँ पर कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड के पास आपको गोल्ड माइंस मिल रही हैं। तो हर जगह पर कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होने के कारण ही उसे क्या बनाया गया, वहां पर उसे कैपिटल बनाया गया। अब इसके बाद बात करते हैं फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अगर बात करी जाए मेगास्थनीज की इंडिका या फिर चाणक्य की अर्थशास्त्र की, तो इन सभी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई हुई है। जहां पर यहाँ पर हम डील कर रहे हैं मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में, जहां पर उन्होंने हमें यह बताया कि इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए वेरियस कमिटीज बनाई जाती थी, जैसे कि डिफेंस, मिलिट्री, फाइनेंस, रेवेन्यू और ऐसी कई सारी। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इनकी मिलिट्री कमेटी के बारे में। मेगास्थनीज बताते हैं जिन्होंने 5 साल तक चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एज अ एम्बेसडर, एज अ ग्रीक एम्बेसडर वो यहां पर रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मिलिट्री कमेटी थी, उस मिलिट्री कमेटी ने अपनी सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए अपने आप को फर्दर सब कमिटीज में डिवाइड किया हुआ था, जिसमें से एक कमिटी नेवी को देखती थी, दूसरी ट्रांसपोर्ट को, एक इन्फेंट्री, देन कैवलरी, चैरियट और एलिफेंट्स। और इस तरीके से सारी की सारी कमिटीज जो हैं वो मिलकर एक साथ तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती थी और अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करती थी। साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े हुए थे, उन सोर्सेस से थ्रू हमें ये भी पता चला कि एलिफेंट को रिक्रूट करने के लिए कई सारे लोग जो हैं वहां पर एंगेज करे जाते थे। और इवन जब अर्बनाइजेशन या अगर आप टाउन प्लानिंग में भी देखेंगे तो उसमें टाउन का जो वेस्ट है उसको क्लियर करने के लिए भी या वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कई सारे लोग जो हैं वहां पर एम्प्लॉयड करे जाते थे। और इस तरीके से हमने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की कई सारी बातों को देखा। बाद में अगर हम देखें तो जब अशोक का रूल आता है, तो अशोक ने कलिंग की विजय करने के बाद जब युद्ध घोष से धर्म घोष की नीति को अपनाया, तो उन्होंने अपने धर्म के प्रोपगेशन के लिए एक और ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट किया, जिसे हमने कहा धम्म महामत्तास। ये धम्म महामत्तास जो थे वो धर्म के प्रोपगेशन के लिए अपॉइंट करे गए और जो हर प्रोविंस में इस बात को इंश्योर करते थे कि अशोक के सभी सब्जेक्ट जो हैं वो आइडल कंडक्ट को मेंटेन करे। और इस तरीके से हमने बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को जाना। अब चलिए इसके एक एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है और ये सीबीएसई ने पूछा भी हुआ है 2024 में। So read the following statement about the Mauryan Empire. The growth of Magad culminated in the emergence of the Mauryan Empire. Second is Chandragupta Maurya founded the Mauryan Empire and Kautilya was the successor of the Chandragupta Maurya. Ashok was the son of the Chandragupta Maurya. अब इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है और थर्ड जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का सक्सेसर कौटिल्य को बता रहा है, ये गलत है क्योंकि वो बिंदुसार थे और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं बल्कि बिंदुसार के बेटे थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं और हमारा सही आंसर है बी। चलिए अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रोविंशियल सेंटर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। इनमें से कौन सा मौर्यन एम्पायर का प्रोविंशियल सेंटर नहीं था? और उसका सही आंसर होगा सोपारा, क्योंकि तक्षशिला, उज्जैन और सुवर्णगिरी जो है वो मौर्यन एम्पायर की प्रोविंशियल कैपिटल्स थी। अब उसके बाद अगर हम बात करें हमारे थर्ड क्वेश्चन की, सो दिस is which one of the following is not a subcommittee formed by Mauryans for coordinating military activities as mentioned by the Megasthenes। Megasthenes ने जिस तरीके से हमें मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए जो जुड़ी हुई सब कमिटीज थी उनमें से कौन सी कमिटी उसका पार्ट नहीं थी? नेवी, हॉर्स, एलिफेंट, कैनन। तो इनमें से जो कैनन है वो सब कमिटी का पार्ट नहीं हुआ करती थी। चलिए अब यहां से आ चुके हैं हम हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो भाई अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उनसे कैसे हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको अपने आंसर को लिखना है। अब इस आंसर को लिखते समय आपको सारी चीजें ध्यान में रख लिए, सारे पॉइंटर्स को एक बार लिख लीजिएगा। इंस्क्रिप्शन की वैल्यू पहले आपको यहाँ पे बतानी है कि अशोक जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नेंस, पॉलिसी और प्रिंसिपल्स को लेकर काम किया हुआ था। इनके इंस्क्रिप्शन जो है वो प्राकृत, ग्रीक और अरमाइक लैंग्वेज में लिखे गए थे। उसके बाद जिसमें उन्होंने धर्म को प्रोपगेट करने के लिए वेलफेयर मेजर्स को, जुडिशियल रिफॉर्म और एफिशिएंट कम्युनिकेशन को लेकर उन्होंने बात करी हुई थी। उसके बाद बात करी जाए तो ये इंस्क्रिप्शन जो है बेसिकली बुद्धिस्ट वैल्यूज और जस्ट रूल को मेंटेन करने के लिए करी गई थी। एंड द एडिक्ट प्लेस्ड द एम्पायर, है ना, जहां जहां पर अशोक का रूल था और जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज उस समय पर थी उन सभी जगहों पर अशोक ने इंस्क्रिप्शंस को लगवाया हुआ था। तो ये हमें बता रहे हैं कि इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अशोक का एक एम्पायर का एक्सटेंट भी हमें पता चला और साथ ही साथ वहां की क्या ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस थी, ट्रेड इंपॉर्टेंस थी, वो भी यहाँ पर आपको इंस्क्रिप्शन से पता चल सकती है।
उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द मेगास्थनीज टेल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मेगास्थनीज का जो सोर्स है इंडिका, उससे हमने मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या समझा हुआ है। तो यहां पर उन्होंने बताया हुआ था, जो कि मेगास्थनीज एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जो इंडिया आए हुए थे, मतलब बेसिकली मौर्यन एम्पायर में आए हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में सेलिकस निकेटर के एम्बेसडर थे, 5 साल यहां पर रहे हुए थे। और उन्होंने अपनी किताब इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य का जो मिलिट्री एक्टिविटीज हैं उसके बारे में बताया कि इस कमिटी को फर्दर सब कमिटीज मिलकर कोऑर्डिनेट करती थी, जो अलग अलग कामों को यहां पर देखती थी। उसके बाद ये है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आपसे हर साल पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे सीबीएसई 2023 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 25 में पूछा गया, और सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन जो है वो आपको रिपीट होते हुए दिख रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि या तो आपको मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के सोर्स बताने हैं या फिर आपको इसे एक्सप्लेन करना है, या दोनों करने हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से। तो यहां पर हम सबसे पहले उन सोर्सेस की बात करेंगे जिनसे हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को जानते हैं। तो सबसे पहले अशोक के इंस्क्रिप्शन की यहां पर बात करी गई है। उसके बाद लिटरेरी टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाता है। उसके बाद मेगास्थनीज का इंडिका हो जाता है, जिन्होंने हमें मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद फॉरेन अकाउंट्स में मेगास्थनीज के बारे में बात करी, और आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स, मॉन्यूमेंट्स की भी हमने यहाँ पर बात करी हुई है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में हमने देखा कि पूरा की पूरा मौर्यन एम्पायर जो है वो सेंट्रलाइज गवर्नेंस के बेसिस पर चल रहा है, जहां पर पाटलिपुत्र कैपिटल थी, जहां पर एम्परर बैठकर उन सभी प्रोविंशियल सेंटर्स को मेंटेन किया करते थे विद द हेल्प ऑफ द गवर्नर्स, और प्रॉपर्ली उन्हें कोऑर्डिनेट करते थे। उसके बाद इसके लिए उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम डिराइव किया हुआ था, जो वेरियस फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते थे, जैसे कि रेवेन्यू कलेक्शन, ट्रेड, मिलिट्री, अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पर बात हुई है। देन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा कि पूरा की पूरा एम्पायर चलाने के लिए 5 अलग अलग प्रोविंसेस बनाए हुए थे उन्होंने, ठीक है, जहां पर मगध सेंटर था और बाकी के 4 एडिशन में 4 अलग अलग प्रोविंसेस थे इनके पास। देन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करी गई कि कमिटीज भी फर्दर डिवाइड करी गई सब कमिटीज में, और जो अपने कामों को सही ढंग से कर रही थी। एंड लास्ट, अशोक ने इस एडमिनिस्ट्रेशन में एक और ब्यूरोक्रेट को ऐड किया, और जो थे धम्म महामत्तास, जो कि अशोक के धम्म को प्रोपगेट करने के लिए पूरे स्टेट में आइडियल या मोरल वैल्यूज को कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे। और इस तरीके से हमने हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने बढ़िया तरीके से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को समझा होगा। इसी तरीके के आगे आने वाले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।